नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन निवेश के इस विकल्प के अलग अलग पहलू हैं और उन पहलुओं से जुड़े हुए आपके जहन में कई अलग अलग सवाल उठते रहते हैं। और इन सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? जवाब मिलेंगे यहाँ पर, या मतलब कि म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में, और वो भी एकदम सरल और सहज भाषा में, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। माइनर यूएस सिटीजन के नाम पर कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? 30 साल के बाद चाहिए 4 करोड़ रुपए, कहां और कितना निवेश करना होगा? क्या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड में 3 साल से पहले पैसे रिडीम कर सकते हैं? और क्या लिक्विड फंड का एनएवी कभी नीचे नहीं जाता? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्लिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। ऑफिस जाना शुरू कर दिया आपने? एक्चुअली नहीं, चाहते हैं सब स्टाफ सेफ रहें, तो फिलहाल नहीं किया है, बट होपफुली होपिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट करना जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं सुमित अग्रवाल जी। सुमित जी नमस्ते, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, राइट? मैडम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी जी नमस्ते। बताएं, आप सोने में निवेश करना चाहते हैं सुमित जी, और कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा? जी मैडम, थोड़ा सा ये पूछना चाहते हैं, हम करीब 1 लाख से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहते हैं, तो उसमें किस फॉर्म में करना चाहिए? एमसीएक्स में या ईटीएफ बॉन्ड में या फिर सेवरन बॉन्ड में? और उनके क्या चार्जेस हैं होते हैं? और जब इसको रिडम्पशन करना होगा तो उसमें भी कोई कुछ चार्जेस या कुछ डिडक्शन होता है क्या? तो बेसिकली हर मायने से अगर देखिए तो कौन सा विकल्प सोने में निवेश का सबसे बेहतर विकल्प होगा, राइट? जी सर, मतलब रिटर्न में के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जी बताइए अभिनव, आजकल सोने में निवेश के बहुत सारा जरिया बहुत सारे बन गए हैं। कौन सा रास्ता लेना किसी निवेशक के लिए सबसे बेहतर होगा? स्वाति देखिए, टिपिकली 4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो ETF में इन्वेस्ट करें, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ऑप्शन नंबर 2 है वो MCX, जो कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके थ्रू गोल्ड फ्यूचर्स में पोजीशन लें। ऑप्शन नंबर 3 है सॉवरेन बॉन्ड फंड्स लें, या ऑप्शन 4 है वो गोल्ड फंड्स लें। एक्सप्लेनिंग ऑल 4। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड टिपिकली एक वो फंड है जो गोल्ड में निवेश करता है। आपके पैसे लिक्विड रहते हैं, आप जब चाहें एक्सचेंज में गोल्ड के रेट के हिसाब से आप उसको बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। कमिंग टू MCX, जो कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें नेचुरली आप पोजीशन ले सकते हैं, बट एंड ऑफ एक्सपायरी में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, जो ऑल्टरनेट मंथ है, आपको यहाँ तो गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है, यहाँ आप उसको रोल ओवर कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा टीडियस है, बिकॉज आपको हर एक्सपायरी के आसपास आपको उसको एक्सटेंड करते रहना पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट को। थर्ड ऑप्शन, जैसे हमने बात करी गोल्ड फंड्स की, गोल्ड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। तो टिपिकली हर एक फंड हाउस का खुद ही का जो ETF है उसमें गोल्ड फंड इन्वेस्ट करता है। दोनों में ये फर्क है कि ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, गोल्ड फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी भी नहीं है, वो ETF के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 सॉवरेन गोल्ड फंड्स, जो आजकल काफी बात चल रही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सॉवरेन फंड में ये है कि आपको इसके इन्वेस्ट करने पे 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। पर इसका डाउन साइड ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट 5 इयर्स के लिए लॉक्ड इन रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी वक्त अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं इसको एग्जिट करना चाहते हैं, या आप अपना निवेश बढ़ाना भी चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप 5 इयर्स के लिए लॉक्ड इन है। अब 5 इयर्स के बाद जो भी गोल्ड का वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको पे आउट होगा। तो चाहे वो वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, दैट डजंट मैटर, वॉट एवर द वैल्यू, आपको उसके हिसाब से पे आउट होगा। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन for Sumit ji would be that he should go and invest in ETF
बिकॉज और या तो फंड्स भी ले सकते हैं, बिकॉज टिपिकली वो ETF में ही इन्वेस्ट करता है, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी काफी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और आप जब चाहे निवेश बढ़ा सकते हैं, SIP कर सकते हैं, मतलब काफी ब्रॉड तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी ऑप्शंस के साथ। तो मेरे हिसाब से इन्हें गोल्ड ETF या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड का रिटर्न, गोल्ड फंड्स की अगर हम बात करें या ETF की, पिछले 1 साल में इतना इंटरेस्टिंग रिटर्न देखने को मिला है इसमें। मैं अभी देख रही थी एक्सिस गोल्ड 1 साल का रिटर्न 68.24%। तो एकाएक सबका कहते हैं ना कि गोल्ड की तरफ झुकाव या रुझान थोड़ा ज्यादा हो गया है, और तो इसलिए भी शायद हाँ आई थिंक आप और मैं श्योर कर रहे थे जहाँ पे 2012 या 13 की बात होगी जी, और every second caller was asking about gold investment because बाजार चल नहीं रहा था, ना डेट मार्केट चल रहा था, ना इक्विटीज हो रहा था, तो every investor wanted to be in gold plus silver. So silver was again touching 65,000-68,000 that time. जी, जी. So बहुत important चीज ये आती है कि इन्वेस्टर्स टिपिकली कोई भी एसेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट के पास परफॉर्मेंस के रिटर्न्स देख के उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, जो एक एब्सोल्युटली गलत तरीका है। हर डिस्क्लेमर में लिखा जाता है डोंट गो एज पर पास्ट परफॉर्मेंस, पर वो एक बेंचमार्क बन जाता है। अब जब बाजार इतना वॉलेटाइल है, चाहे वो इक्विटीज था या डेट मार्केट्स भी थे, अब वापस गोल्ड में इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब वो 36,000 रुपए का गोल्ड आज 51-52,000 टच कर रहा है, तो नेचुरली रिटर्न्स तो बढ़ ही गए हैं जी। और निवेशक अब चाहते हैं वो गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट करें बिकॉज उसके रिटर्न को लग रहा है जैसे जब बाजार बुलिश होता है तो सब बोलते हैं अब ये 60,000 होगा, 70,000 एंड सो ऑन। सो बट गोल्ड शुड बी ट्रीटेड ओनली एज अ प्योर हेज। या अगर आपको उसकी जरूरत है, अगर आपको लगता है आपकी बच्चों की शादी के लिए जरूरत है आज से 5, 7, 8, 10 साल बाद, आप उसलिए गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ETF लिया भी है तो 10 साल के बाद जब आपको बच्चों की शादी है तो आप ETF बेच के फिजिकल गोल्ड तब खरीद सकते हैं। ना कि आप फिजिकल गोल्ड लेके लॉकर में रखें और उसको उसकी आपको लॉकर की आपको फीस भरो और अननेसेसरी स्ट्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट देन हैविंग इट एज अ मेन पोर्टफोलियो। करेक्ट। तो SGB मेरी भी पसंद है, गोल्ड में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। लेकिन जैसा कि अभी अभिनव ने भी कहा कि अगर अभी कोई चाह रहा है मुनाफा वसूली करना, कि उन्होंने निवेश किया हुआ है और इतना बढ़िया रिटर्न दिख रहा है और उनको मन कर रहा है कि चलो अभी कुछ पैसे निकाल लिए जाएं इसमें से, तो वो आपको ऑप्शन SGB में नहीं मिलेगा। वो आपको फिर ETF या फिर आप अगर फंड लेंगे गोल्ड फंड, तो वहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे साथ फोन लाइन पे अभी मौजूद हैं कमल कुमार जी लखनऊ से। कमल जी नमस्ते, बताइए आप निवेश करना चाहते हैं अपने ग्रैंडसन के लिए, राइट? यस, मैं कमल कुमार लखनऊ से जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे जो 4 वर्ष का ग्रैंडसन है जो कि US सिटीजन है, वो वहाँ पर पैदा हुआ है, तो उसके नाम से हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है म्यूचुअल फंड या इसके अलावा? म्यूचुअल फंड के अलावा भी और क्या आप उनके लिए या उनके म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताइए, और इसके अलावा क्या है इसके नाम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, पहला सवाल अभिनव, क्या ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड किड्स के नाम पे निवेश कर सकते हैं? नहीं, एक रीसेंट सर्कुलर आया था सेबी का जिसमें पहले आपको परमिशन थी, आप एक डिक्लेरेशन देके आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इनका ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये NRI हैं, जो इनके ग्रैंडसन है NRI, चाहे वो रेजिडेंट इन्वेस्टर भी है, आप जो आपका जो इन्वेस्टर है उनके नाम पे अकाउंट होना जरूरी है। जो गार्डियन के नाम पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो अगर ग्रैंडफादर गार्डियन है या फादर गार्डियन है, वो जो बैंक अकाउंट होल्डिंग है वो अंडर गार्डियन सेम कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके उनका गार्डियन कोई और है और इन्वेस्ट कोई और करे। मैं समझता हूँ लोगों को गिफ्ट करना है, नाते पोती एंड सो ऑन, बट बैंक अकाउंट वही इन्वेस्टर का होना चाहिए, चाहे वो माइनर है, और गार्डियन मैच होना चाहिए। अब जो गार्डियन है उनका फैक्टा, KYC, ये सारी कंप्लायंसेस करना भी मैंडेटरी है, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। आप गार्डियन अपने नाम से चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कर सकते। आपके वही एक ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टर जो माइनर है उन्हीं के नाम से आपको चेक देके वहीं से इन्वेस्ट करना होगा, और कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और ये भी तो कर सकते हैं कि ये खुद अपने नाम से निवेश करें और नॉमिनी बना के रखें अपने ग्रैंड किड को। दैट वुड बी वन वे ऑफ डूइंग इट। एब्सोल्युटली, बट वो होता क्या है, बिकॉज लोग चाहते हैं वो या जो जिसको गिफ्ट करना चाहते हैं उन्हीं के नाम पे हो। ये जो आप बोल रहे हैं बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है,
अच्छा ऑप्शन है, सिंपलर ऑप्शन है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, आपको हमेशा गार्डियन के सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं है। बट जो हमने देखा है विद मल्टीपल इन्वेस्ट, लोग चाहते हैं कि वो उनके पोते या बच्चों के नाम पे ही इन्वेस्ट हो, उसके लिए ऑप्शन है, वरना जो आप कह रहे हैं वो एक ब्रिलियंट ऑप्शन है। ये करिए और फिर आप विल में बच्चे का नाम ही रखें, नॉमिनी में तो रहेगा ही, और विल में भी डाल दे कि वो बच्चे के लिए ही वो पैसे। नॉमिनी है और विल डिबेटेबल नहीं है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इट्स इजीली ट्रांसफरेबल। अगेन गार्ड जो नॉमिनी भी होंगे वो अगर माइनर है तो नेचुरली वो गार्डियन का प्रोसेस होगा, नॉमिनी अंडर गार्डियन XYZ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनिल मालपुरे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुणे से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए अनिल जी। हाँ सवाल। हाँ मैंने मैडम आपको एक मेल दिया था। अभी वो मेल तो मेरे सामने। चलिए कोई नहीं, हम आपको हेल्प करते हैं। 12,000 रुपए आप चाहते हैं निवेश करना 30 साल के लिए। अनिल जी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इनका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये लोग 3 भाई हैं और ये तीनों 12-12 हज़ार रुपये की SIP करना चाहते हैं अपने बेटों के लिए, जो बेटों की उम्र भी 30, 21 और 18 साल है, और चाहते हैं कि ये कॉर्पस जो हो जाए वो करीब करीब 4 करोड़ तक का हो जाए। अभी ये जो निवेश कर रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 फंड में निवेश कर रहे हैं, 5,000 रुपये, 1,000 सब में। तो पहली बात तो इनकी पोर्टफोलियो पे पहले क्विक नज़र आप डाल के ज़रा देखिए और बताएं अभिनव कि ये पोर्टफोलियो कैसा है। टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया, HDFC टैक्स सेवर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी और HDFC हाइब्रिड इक्विटी। स्वाति देखिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ये 5 साल में रिटायर हो रहे हैं। करंटली इनका पोर्टफोलियो थोड़ा स्मॉल कैप हेवी भी है जी, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो स्मॉल कैप में SIP बंद कर ले और एक ब्रॉडर फंड में, जैसे मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसमें इन्वेस्ट करें बिकॉज रिटायरमेंट पास में है। सेकेंडली, और वो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट करें, ना कि स्मॉल और मिड कैप में रहें, बिकॉज मार्केट्स कैन बी वॉलेटाइल। तो मैं चाहूंगा वो आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्ट करें। ये 2 ऑप्शन लें और स्मॉल कैप और मिड कैप में कम फिलहाल निवेश करें। सेकंड पॉइंट जो ये कह रहे हैं कि उनको 30 साल में 4 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है, तो 12% के हिसाब से अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न लूँ तो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा शॉर्ट पड़ सकता है। कंफर्टेबल होगा कि इसका ये SIP 2,000 रुपये से और बढ़ा लें, इसको 14,000 तक का इसका एक निवेश करें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सेपरेट पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें 5 फंड होंगे। इस स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में मैं थोड़ा अग्रेसिव हो सकता हूं बिकॉज मेरा निवेश का पीरियड 30 इयर्स है। मेरा जो आपका पहला क्वेश्चन था वो टुवर्ड्स रिटायरमेंट, वो एक जिसमें मैं स्मॉल कैप एक्सपोजर नहीं लेना चाहता, पर इसमें मैं ले सकता हूं बिकॉज मेरा पीरियड काफी लॉन्ग है। ओवर द लॉन्ग टर्म अच्छे स्मॉल कैप, चाहे वो इक्विटीज हो फंड्स हो, इवेंचुअली गिव बेटर रिटर्न्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा एक वो एक्सिस मिड कैप फंड लें, SBI स्मॉल कैप फंड लें, कैनरा बैंक को इक्विटी टैक्स सेवर लें, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लें जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है, और इसमें एक्सपोजर इंटरनेशनल का भी है और डोमेस्टिक भी है। तो अबाउट 30-35% इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसमें ही कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें, पर इनका निवेश 2,000 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कंफर्टेबली 4 करोड़ का इनका कॉर्पस 30 साल में क्रिएट हो सकता है। अनिल जी आप हमारे साथ हैं? अनिल जी? हाँ मैं सुन रहा हूँ मैडम। अच्छा, ये आप, मैंने सही समझा ना, आप ये 12,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं अपने बेटों के लिए और उनके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस आप बनाना चाहते हैं? बराबर। सर बड़े अच्छे। ये रिटायरमेंट के बाद 5 साल के रिटायरमेंट के बाद SIP फंडिंग कैसे होगी? जब आप रिटायर हो जाएंगे अनिल जी, तो ये जो आप 12,000 चलाएंगे उसका पैसे कहाँ से आएंगे उसके लिए? चलिए यहाँ पे उनसे कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का रिटायरमेंट कॉर्पस बना रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। इन्होंने ये भी लिखा था कि 2025 में ये रिटायर हो रहे हैं और 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं 5 साल के लिए डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड में।
ताकि उसे सफिशिएंट डिविडेंड उनको मिलता रहे अपने रिटायरमेंट पे। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी अभिनव? डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल है। नेचुरली टैक्स जो आपका इनकम ब्रैकेट है उसके हिसाब से वो ऐड होता है। इट डजंट मेक सेंस। तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है कि इसके बजाय आप SWP जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है वो ऑप्शन चूज करें, बिकॉज उसमें आपको या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा, जब आप एग्जिट करेंगे तब लगेगा। लॉजिकली SWP एक टैक्स सेविंग के हिसाब से भी बेटर है, ना कि डिविडेंड प्लान जो आजकल यूज नहीं हो रहे हैं फॉर दिस टैक्सेशन पर्पस। तो जो 2 फंड्स रिकमेंड किए लास्ट के, आप वो इन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल चाहे वो 10 लाख को स्प्लिट करके सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू ले लें, तो रिटायरमेंट के बाद जब पैसों की जरूरत आती है तब उसके बाद वो SWP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो टिपिकली ये देखते हैं हम कि लोग ऑफकोर्स क्वेश्चन में करके रखते हैं कि ज्यादा डिविडेंड आएगा तो बी मोर इजी एंड कन्वीनियंट। जब जरूरत है विड्रॉ कर सकते हैं। SWP नहीं भी है तो फिजिकली ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, आजकल आप ऑनलाइन भी रिडीम कर सकते हैं। सो डिविडेंड ना ले, SWP या फिजिकल रिडेम्पशंस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं investonline.in के अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल लेते हैं। पलक शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। पलक जी नमस्ते, बधाई हो, आपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम क्लियर कर लिया है, राइट? और तो सवाल क्या है आपका? मुझे जानना था कि NFO इज बेटर या एग्जिस्टिंग फंड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अच्छा, मतलब NFO में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है या फिर जो पहले से जो फंड्स हैं उसमें निवेश करना ज़्यादा बेहतर है? और रीजन क्या है उसका? रीज़न क्या है उसका? व्हाटएवर इज बेटर। ओके, बताइए। ट्रैक रिकॉर्ड होता है एग्जिस्टिंग फंड का, ये तो एक सामने दिख जाता है। उसके अलावा और क्या वजह है होनी चाहिए अभिनव, दोनों में से किसी एक को चुनने के पीछे? जैसे आपने कहा स्वाति, वो एक बहुत अच्छा बेंचमार्क हो जाता है। कोई फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या इन्वेस्ट किया है, आप मल्टीपल पीरियड सिचुएशंस में देख सकते हैं फंड ने कैसा परफॉर्म किया, विच इज फाइन, विच इज अ गुड पॉइंट। बट नेचुरली अगर कोई नई थीम है, कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो एक लिमिटेशन होती है फंड मैनेजर के पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उस पर डिसीजंस लेने की, बिकॉज आपके पास कैश कंपोनेंट ज्यादा होता नहीं है, आपका मैंडेट इक्विटी है तो वो इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं, और जो एडिशनल परचेज आते हैं उसके हिसाब से आप अपना निवेश करते रहते हैं। इसी रीजन से फंड्स जनरली न्यू फंड ऑफर्स लाते हैं, जहाँ पे वो फ्रेश फंड्स रेज करते हैं और एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। अब इसका एक सबसे बड़ा प्लस ये होता है कि अगर मान लीजिए जैसे बाजार खराब है, मतलब बाजार काफी गिरा हुआ है, करेक्शन चल रहा है, मतलब उस वक्त अगर फंड लॉन्च होता है तो फंड मैनेजर को एक फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मौका मिलता है एट अ रिड्यूस्ड वैल्यूएशन, विच इज फाइन, राइट? बट उससे यही चीज एक पलट भी सकती है अगर आप उल्टे बाजार में आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का फॉल नहीं मिलेगा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब बाजार एक स्टैंडर्ड वैल्यूएशन पे चल रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई फंड हाउस है जिसके फंड मैनेजर्स की पेडिग्री अच्छी रही हो, उन्होंने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन गया है अब कि NFOs में जब इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को मार्केट किया जाता है, ना कि फंड हाउस को। ऑफकोर्स थीम मार्केट भी की जाती है। जो मैंने देखा है, टिपिकली जो इन्वेस्टर्स का ख्याल रहता है कि आप NFO में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 रुपीज के NAV में इन्वेस्ट करने को मिलेगा। एक बड़ा पुराना IPO टाइप कॉन्सेप्ट होता था, बट लॉजिकली उससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज चाहे वो NAV 10 का हो, 1000 का, 10,000 का हो, इवेंचुअली वो आज वैल्यूएशन के हिसाब से ही NAV ड्राइव की गई है। तो उसको आप उसको आप ब्रेक जिस तरह करें, आपकी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो की उतनी ही आनी। तो डिपेंड करता है काफी चीजों पे कि अगर मान लीजिए कोई नई थीम है बाजार में, अगर वो जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप थीम लॉन्च होने के बाद उसमें इन्वेस्ट करें, कोई NFO आया कि अगर थीम ही कंप्लीटली न्यू है, जो टिपिकली सेक्टर या थीमेटिक काइंड ऑफ फंड्स में होता है। अगर एग्जिस्टिंग फंड्स, हम रिकमेंड करते हैं कि आप एग्जिस्टिंग फंड में ज्यादा फोकस रहे अगर आपके पास कोई थीम नहीं है, क्योंकि आपके पास ज्यादा रिसर्च कैपेबिलिटीज है और आपके पास ज्यादा डेटा है मैनेज और मॉनिटर करने के लिए। तो उस हिसाब से एग्जिस्टिंग फंड्स आर फार बेटर। अनलाइक पहले जब क्लोज एंडेड फंड्स आते थे, जो अब एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप वहां बेच सकते हैं, तो एक बहुत अलग सिचुएशन है। बट अगर आप ब्रॉडली पूछें, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आई वुड से 9 out of 10 times existing funds are far better than NFOs to be invested unless it's a new thing.
एक सवाल उन्होंने और भी पूछा था पलक जी ने कि क्या लिक्विड फंड 100% सेफ होते हैं? स्वाति देखिए, लिक्विड फंड भी डेट फंड्स ही हैं, सेफ होते हैं, पर अगर आप कह रहे हैं कि उसमें गारंटी ऑफ रिटर्न्स है या 100% सेफ है, आप एक्चुअली ऐसा लिख नहीं सकते और लिखा भी नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट की भी या डेट पेपर्स की भी मार्केट वैल्यू होती है, जो रोज बाजार के हिसाब से डिफाइन की जाती है, मतलब इक्विटी बाजार नहीं, डेट मार्केट के बाजार के हिसाब से। तो जब आपकी कोई भी प्राइस फिक्स नहीं है, जो फिक्स डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स या एनसीडीज वगैरह में होती है, तो नेचुरली उस पर परफॉर्मेंस गारंटी लिख भी नहीं सकते और ना वो हो सकती है गारंटी। इट कैन बी हायर और लोअर। हमने अभी लास्ट 4 महीने में काफी उथल पुथल देखी है डेट मार्केट्स में भी कंपैरेटिवली। बट येस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि लिक्विड फंड्स काफी शॉर्ट पीरियड के इन्वेस्टमेंट्स है, 90 डेज से ज्यादा पेपर होते नहीं है और 24 आवर्स में आपके फंड्स रिडीम हो जाते हैं। आफ्टर अभी ये जो डेट मार्केट्स में जो क्राइसिस आई थी, उसके बाद सेबी भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है कि फंड मैनेजर्स कैसे डेट में एक्सपोजर ले सकते हैं इस कैटेगरी में। काफी सेफ होते हैं, पर ये कहना कि वो गारंटीड है या 100% नहीं गिर सकता है एंड ऑल इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा हुआ है पास में, इवेंचुअली करेक्ट भी होके फिर वापस रिकवर भी हो जाते हैं। बट क्लाइंट्स को ये बोलना या इन्वेस्टर्स को ये बताना कि 100% सेफ है, गारंटीड रिटर्न है, इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग कंक्लूजन। जी, ऑलराइट पलक। Listen, thank you so much for the guidance. एक और क्वेश्चन है, I need a 5 funds name for the each category if possible, like large cap, mid cap, आज multi-cap. पॉसिबल नहीं है, आज हमारे पास 2, 3 वक्त नहीं है पलक, हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए आपको हर कैटेगरी के 5 बेस्ट फंड के नाम हम नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप क्योंकि पहली दफ़ा नए काम में फिर ये घुस रहे हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, जब आप रेकमेंड करेंगे या फिर आपके पास जब कोई आएगा आपके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, तो प्लीज़ सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर कुछ रेकमेंड ना करें। क्लाइंट की ज़रूरत देखें, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से उनका निवेश करवाएं। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होना चाहिए, है ना? चलिए, इसी नोट के साथ आज के इस शो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें, तो पहले तो आप हमें अपना सवाल भेजिए। सवाल कहाँ भेजेंगे, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सवाल भेज सकते हैं। और जब भी सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। फ़िलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।